हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ बायोलॉजी के, जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और आरआरबी ग्रुप डी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर और उनके एक्सप्लेनेशन देखकर समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया था? इसे कोशिका के प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कैमिलो गोल्जी है तो आप सभी को पता है गोल्जी उपकरण की खोज की थी। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी को पता है कि जो कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अब ये नाम जो नया है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक, ये इंग्लिश का नाम है और ये बार बार क्वेश्चंस में जो आपको आता है कंफ्यूज करने के लिए। कैमिलो गोल्जी से तो आप सभी समझ जाओगे कि कैमिलो गोल्जी किसके द्वारा खोजा गया था। जो गोल्जी उपकरण है ये कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। बट यहाँ पर ये जो नया नाम है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जरूर कर दूंगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ी सी। गोल्जी उपकरण है ना, कोशिका के भीतर पदार्थों के पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है। यानी एक जो कोशिका के भीतर जो पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह या सारे कोशिका के सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है ना भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है और ट्रैफिक को मैनेज करता है ट्रैफिक हवलदार, तो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंधन करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है जो आनुवंशिक विविधता के लिए जिम्मेदार है? देखिए, समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है और असूत्री विभाजन है। तो देखिए, इसमें क्रॉसिंग ओवर में लगभग समसूत्री विभाजन ही होता है। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन है। देखिए, वैसे दोनों सेम इसलिए लगते हैं। अब ये मान लो ये है आपका अमीबा, इसमें केंद्रक है और केंद्रक फिर दो होगा पहले, मतलब केंद्रक बंटेगा, फिर ये जो अपने जो पेत्रक से मूल जो युग्मक होगा, बच्चा होगा, वो अलग हो जाएगा, फिर ये दूसरा स्वतंत्र जीव बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों आधे आधे बंटे, इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसे बोलते हैं कि ये आधा आधा बंटा है ना, मतलब इसे हम एक इमेज से समझ सकते थे। अभी वो इमेज मेरे पास नहीं है, मैंने लगाई थी लेकिन वो स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं हो पाई। लेकिन आप ये समझ लो कि दोनों सेम ही चीज हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम में नहीं देगा। देखिए, यहाँ पर व्याख्या है, अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट की प्रोफेज फेस्ट अवस्था के है ना पेक्यूटीन चरण में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी इनमें कुछ चरण होते हैं। प्रथम चरण में केंद्रक अलग होता है, दूसरे चरण में जैसे अंग अलग अलग बनते हैं, तीसरे चरण में इस तरह से इसमें चरण होते हैं। तो पेक्यूटिन जो चरण है उसमें जो क्रोमेटिड्स के बीच जो आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, क्योंकि ये लगभग पहला चरण ही होता है। और अगले चरण में जाते ही जो अलग अलग अंग बन जाते हैं दोनों जो जीव होते हैं उनके, और फिर वो तीसरे चरण में स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से। अगला जो देखिए क्वेश्चन है वो है, श्वसन श्रृंखला के दौरान साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य
रूप से मौजूद होता है। मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, जस्ता कौन सा होता है? देखिए इसमें श्वसन में कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोहा और तांबा दोनों होते हैं। देखिए व्याख्या, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ईटीसी का अंतिम एंजाइम है। इसमें हिम समूह है यानी लोहा, तांबा के केंद्र दोनों। देखिए हीमोग्लोबिन में भी लोहा ही होता है, ठीक है, इसीलिए उसे, वैसे हिम का मतलब बर्फ होता है, ये दूसरा है। तांबा केंद्र दोनों होते हैं जो ऑक्सीजन को पानी में अपचयित करने में मदद करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में जो उत्तेजित करता है। जैसे मान लो आप सभी ने देखा होगा, इसका ऑप्शन जो है वृक्क हो जाएगा, किडनी। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि जो हार्मोन है वो किसी न किसी उत्तेजना के कारण स्रावित होते हैं। जैसे हम जब टेंशन में होते हैं तब कोई और हार्मोन स्रावित होता है, खुश होते हैं तब कोई और हार्मोन स्रावित होता है, सभी माइंड से कंट्रोल होते हैं। तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है। और जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। हमारे जो रक्त समूह है उसमें आरबीसी होती है, तो वो बनेगी कैसे, है ना, उसको कोई ऑर्डर तो चाहिए ना। अब और बिना ऑर्डर का मिलेगा, जब जरूरत होगी तो उसको कोई बताने वाला चाहिए, तो वो ये हार्मोन बताता है। ये हार्मोन कहाँ से होता है? वृक्क के यानी किडनी से स्रावित होता है। देखिए सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेन, जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो वृक्क यानी एरिथ्रोपोइटिन का स्राव करते हैं। यह अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो को अधिक आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आरबीसी का जो स्थान होता है वो बोन मेरो होता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, कैल्सिटोनिन है ना, हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और कैल्शियम स्तर को कम करता है। यह पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, केवल बच्चों में पाया जाता है। देखिए कौन सा है? कैल्सिटोनिन नाम का एक हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और कैल्शियम के स्तर को कम करता है। जब देखो हम खाना खाते हैं तो बेसिकली कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आपने दूध पिया, या कोई आदमी व्यक्ति है वो दूध ज़्यादा पीता है, तो जाहिर सी बात है उसके रक्त में जो कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, तो उसको ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ये ही उसे फिर कैल्शियम स्तर को कम करता है। और तो इसे कैल्शियम से नाम मिला है कैल्सिटोनिन। रक्त में कैल्शियम की अधिकता होने पर उसे हड्डियों में जमा करने में मदद करता है। जैसे हड्डियों का घनत्व या डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे रक्त कैल्शियम स्तर घटता है और पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच के विपरीत कार्य करता है। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आनुवांशिकी में बहुप्रभाविता का क्या अर्थ है? देखिए बहुप्रभाविता का अर्थ है कि एक अकेला जीन कई अलग अलग शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए हमारे जीन होते हैं उसमें काफी ज्यादा इमेजेस या ये कह लो कि संग्रह होता है स्मृतियों का, और वो जैसे हमें पूर्वजों से मिली होती है, हमारे जो पैतृक होते हैं उनसे मिली होती हैं। तो ये उस एक अकेले जीन में ऐसा नहीं है कि वो एक गुण को प्रदर्शित करेगा, उसमें कई चीजें होते हैं और वो बहुप्रभाविता है ना को मतलब अलग अलग लक्षणों में प्रभावित करता है। जैसे आपको सभी ने बताया डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था कि 21वां गुणसूत्र होता है उसकी 3 बार आवृत्ति हो जाती है तब डाउन सिंड्रोम होता है ना।
तो वो अकेला जीन था और उसने कितने जो प्रभावित कर दिया, कितने लक्षणों को, ये आप खुद देख लो। बहुप्रभावितता वह स्थिति है जहां एक उत्परिवर्तित जीन शरीर के विभिन्न अंगों या प्रणालियों में कई प्रभाव डालता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये एक रोग है जिसमें मतलब बहुप्रभाविता एक अकेला जीन ही दिखा देता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पादपों में क्रेंज एटोनोमी किन पौधों की विशेषता है? C3 पौधे, C4 पौधे, CM पौधे, जलीय पौधे। कौन से पौधे हैं? C4 पौधे, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, C4 पौधे जैसे मक्का गन्ना की पत्तियों में बंडल स्थित कोशिकाएं होती हैं जो संवहनी बंडलों के चारों ओर एक घेरा बनाती है। इसे क्रेंज एटोनोमी कहते हैं, जो फोटो रेस्पिरेशन को कम कर देती है, करने में मदद करती है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, हेनले लूप। आप सभी को पता है हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें वरक होता है और वो हेनले लूप उसी से संबंधित है। तो वरक के किस भाग में सबसे गहराई में स्थित होता है? किस में होता है? मेडुला में होता है, कोर्टेक्स में होता है, या फिर पेल्विस या फिर यूरेटर। देखिए ये मेडुला में होता है और मेडुला ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला जो इसकी क्या बोलते हैं व्याख्या है, नेफ्रॉन का हेनले लूप वृक्क के मेडुला भाग में स्थित होता है। यह मुख्य रूप से मूत्र के सांद्रण और जल पुनरावशोषण के लिए जिम्मेदार है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति के दौरान सुपर कोइंस को हटाने का कार्य करता है? देखिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज या हेलिगेज। देखिए कौन सा है? टोपोआइसोमेरेज। ये जो डीएनए की प्रकृति के दौरान सुपरकोइन को हटाने का कार्य करता है। हेलिगेज डीएनए को खोलता है जिससे आगे की तरफ तनाव पैदा होता है। आइसोमेरेज इस तनाव को कम करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को काटता है और पुनः जोड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पेच है ना, मानव शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? इनका कार्य क्या होता है? आमाशय में पाचन में सहायक होते हैं, छोटे आंत में पाए जाते हैं लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होते हैं, बड़ी आंत में पाए जाते हैं, जल अवशोषण का कार्य करते हैं, या यकृत में पाए जाते हैं तो पित्ताशय में संचयन करते हैं, पित्त का संचयन करते हैं। तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं और ये पेच है जो छोटी आंत में पाए जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली का जो है काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पहले व्याख्या देख लेते हैं। पेच लिम्फोइड उत्तक होते हैं जो छोटी आंत इलियम में स्थित होते हैं। ये आंतों में हानिकारक बैक्टीरियाओं की निगरानी करते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, लिंकेज सबसे पहले किसने दिया था? यह मेंडल किस नियम का अपवाद है? देखिए लिंकेज का सबसे पहले किसने दिया था? तो मेंडल के किस नियम का अपवाद है? देखिए ऑप्शन है इसका TH मॉर्गन और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये है ना, TH मॉर्गन ने दिया था। और ये अपवाद किसका है? जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है उसका अपवाद है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाओगे। मॉर्गन में पाया कि जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को चुनौती देता है। देखिए जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेंडल का था उसमें सिस्टम अलग था, इसमें थोड़ा सा सिस्टम उसका अपवादित हो गया। अब इसमें क्या है कि कोई दो जीन होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित हों
तो वो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते। जबकि जो अन्य जीव हैं उसमें तो क्या होता है कि दोनों, जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा में केंद्रक पहले अलग हो गया, ठीक है, केंद्रक अलग हो गया, फिर वो दोनों में सेम गुण हुए, फिर वो अलग हो जाते हैं, है ना। ये स्वतंत्र अपीवन का नियम था। जबकि इसने क्या कह दिया कि भैया ये दोनों के दोनों हैं वो अलग नहीं होते, है ना। तो ये इसके जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था उसको चुनौती दे रहा है। एक कह रहा है कि नहीं अलग होंगे, एक कहता है कि नहीं गुण तो सेम होंगे लेकिन अलग नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा के अनुसार सूचनाओं का प्रवाह किस क्रम में होता है? देखिए डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन के क्रम में होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, डीएनए आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की को ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बदलता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे जीवन का आणविक आधार कहा जाता है। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का जीनोटाइप है तो वह कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है? तो देखिए करेगा 2, 4, 8, 16, कितने प्रकार के करेगा? 4। ऑप्शन बी। युग्मक की संख्या निकालने का सूत्र 2n होता है, जहां n युग्मनजी जोड़ों की संख्या, यहाँ AA और बी को जोड़े इसलिए 2 गुणा 2 4 बराबर युग्मक ए बी या स्मॉल ए कैपिटल बी या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी बनेंगे, ठीक है। ये 4 हो गए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? देखिए 4+4 XO 4+4, ये देखिए मैं बता दूं कैसे होती है जो सिंड्रोम होता है उसमें। ये 44 तो देखिए लैंगिक गुणसूत्र हैं जो 22 जोड़ी होते हैं। 2 जो होते हैं वो जैसे XY और XX होते हैं। तो इनमें से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, कोई भी सिंड्रोम होता है वो आप सभी को पता है, किसी न किसी जो गुणसूत्र है उसकी आवर्ती हो जाती है। जैसे मैंने डाउन सिंड्रोम में बताया जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी आवर्ती 3 बार हो जाती है। यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो इसमें कौन सी गुणसूत्र की आवर्ती होगी? तो ऑप्शन देखिए 44 तो ये तो सेम रहेंगे, लेकिन XY यानी जो लड़का होगा XY, इसमें XY में X की आवर्ती हो जाती है, ठीक है। बाकी कहीं कहीं पर जैसे मान लो 21वां गुणसूत्र हुआ, दोबारा से आवर्ती हुई तो वहां पर 45 ये बदल जाते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो किसी न किसी जीन में क्या आवर्ती होने पर ये हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें मैंने बता ही दिया आपको, इसमें एक्सप्लेन क्या करना। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट की अपभ्रष्टता का क्या अर्थ है? एक कोडोन कई अमीनो एसिड को कोड करता है। एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड किया जाता है। एक कोडोन ओवरलैपिंग होते हैं, कोडोन के बीच विराम चिन्ह होता है। देखिए आनुवांशिकी कूट की अपभ्रष्टता का क्या अर्थ होता है? देखिए एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आज के देखिए मैं थोड़े कम ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी आपको अगले जो मेरा वीडियो जब भी मैं डालूंगा हो सकता है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूं और भी ज़्यादा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।